नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए आज हमें कक्षा 10 कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें एक कविता संकलित है आत्मकथे, जिसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। उसी कविता पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। होता क्या है, हंस पत्रिका, हंस नामक एक पत्र था जिसका संपादन और कथा सम्राट प्रेमचंद किया करते थे। प्रेमचंद ने उसमें एक विशेषांक निकाला आत्मकथा के नाम से, और अपने साथियों, अपने मित्रों या और ऐसे कोई लोग जो अपनी आत्मकथा या अपना जीवन का जो संघर्ष है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए मिसाल के तौर पर, ताकि लोग उनकी आत्मकथाओं को पढ़कर, उनके जीवन संघर्ष को पढ़कर, जैसे हम डॉक्टर कलाम की, महात्मा गांधी की, और इसके अलावा जैसे बात करें डॉक्टर कलाम है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी वो देखें आत्मकथा, तो उनसे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। डॉक्टर तुलसीराम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, तो उनसे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है कि भले कितनी तकलीफें हो, कितनी मुश्किलें हो, कितनी दुश्वारियां हो, हमें रुकना नहीं है, सत्कर्म करते चलें तो सफलता निश्चिंत ही हमारे सामने खड़ी होगी, हमारा आलिंगन करेगी। तो उसी प्रकार से आत्मकथा के लिए, और जब जयशंकर प्रसाद को कहा गया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखकर हमें बताइए ताकि हम आपकी आत्मकथा का प्रकाशन और हंस पत्र में कर सकें, जयशंकर प्रसाद इस बात से सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि यार आत्मकथा, खुद की कथा क्या लिखे, कोई दूसरा कोई लिखे वो जीवनी हो जाती है। वैसे वो जीवनी कोई लिखे वो एक अलग बात है, लेकिन खुद की बात क्या लिखे, और बात सही भी है। आत्मकथा में क्या होता है, कई बार लेखक और थोड़ा सा न्याय संगत नहीं रहता, पक्षपात या भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का और एक करने की एक गुंजाइश रहती है। जैसे मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और वहां मेरी जीवन की कोई गलती है, उस गलती को मैं छुपाने का प्रयास करूंगा, और यदि थोड़ी बहुत भी ऐसा लगे कि ये चीज ठीक है तो मैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखने का प्रयत्न करूंगा। तो इसे साहित्य की भाषा में अतिशयोक्ति कहा जाता है। तो हो सकता है शायद उससे हमें और ग्रस्त हो जाए। जयशंकर प्रसाद भी मानते थे कि आत्मकथा भी कोई लिखी जाती है, और चूंकि यह छायावाद के कवि थे, छायावाद के प्रणेता थे, उसी दौर में यह कविता लिखी गई, तो उनके द्वारा जो लिखा गया वो आत्मकथे के नाम से और हंस पत्र में प्रकाशित हुआ था। क्या लिखते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत निलेवा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसे उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी, भूलें भूलें नहीं है, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करे जो भाग गया, जो मुस्कुराकर भाग गया मेरी बाहों में, मेरे आलिंगन में आते आते। कवि कह रहे कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कि मन रूपी जो भंवरा है, ये है मन ही मन रूपी जो भंवरा है, ये धीमे से गुनगुना कर कह जाता है, एक बात कह देता है कि कौन कहानी है अपनी, कि आपकी ऐसी कौन सी कहानी है जिसे आप आत्मकथा के रूप में लिखना चाहते हो, कि ऐसा तो आपने कुछ किया ही नहीं, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि के जीवन में दुखों का एक सिलसिला चलता है, माता पिता का देहांत होता है, पत्नी का देहांत हो जाता है, दूसरा विवाह करते हैं उस पत्नी का देहांत हो जाता है, तीसरा विवाह है इनको अपनी भाभी के दबाव की वजह से करना पड़ता है, तो ये मायूस होते हैं। तो ये कहते हैं कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि मेरे जीवन की पत्ती, ये जो पत्तियां हैं है ना, वो पत्तियां वास्तव में देखा जाए तो इनके जीवन के सुख और दुख से संबंधित है, जो अच्छी जो सुखद चीजें थी उनसे, लेकिन वो सुखद चीजें कैसे गिर गई, मुरझाकर सूख कर, और वो सारी की सारी पत्तियां गिर गई, अर्थात इनके जीवन में दुख का जो औसत है वो बहुत, सॉरी, सुख का जो औसत है वह बहुत कम रहता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कवि कहते हैं कि अनंत
गंभीर, गहरे, अनंत नीलिमा। नीलिमा कहते हैं नीलापन, और यह शब्द प्रयुक्त हुआ है नभ आसमान के लिए, कि इस गंभीर आसमान के तले असंख्य अनगिनत जीवन इतिहास भरे पड़े हैं। लोगों ने अपने जीवन इतिहास लिखे हैं, अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, अपनी जीवन गाथाएं लिखी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना जीवन, अपना व्यंग्य मलिन उपहास। लेकिन जब वो अपना दुख, अपना संघर्ष इत्यादि लोगों के सामने रखते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका उपहास उड़ाया करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो लिखने वाला, अपनी आत्मकथा लिखने वाला जो लेखक है, वह अपना ही उपहास उड़वा रहा होता है। तब भी कहते हो लिख डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अरे मित्रों, आप अब भी यही कहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलता लिख डालूं, यह कैसे संभव है? तब भी कहते हो लिख डालूं, कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि अब भी आप ये कहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताएं, कमजोरियां या दुख वो लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागरती। कि बाद यदि मैंने अपनी दुर्बलताएं या अपने जीवन का इतिहास लिख भी दिया, तो उसे सुनकर क्या तुम सुख प्राप्त कर पाओगे? देखोगे यह गागर रीति, और देखोगे कि तुम देखोगे कि यह गागर, गागर का होता है घड़ा, वैसे कि यह जीवन रूपी जो घड़ा है, यह वास्तव में कैसा है? रिक्ता पड़ा है, मतलब रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। किंतु मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को इस बात के लिए दोषी मानने लग जाओ कि तुमने ही मुझे खाली किया है, तुम मुझे खाली करने वाले हो, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ है नहीं। और मैं यदि अपने दुखपूर्ण बातें यहां लिखूंगा तो मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि कहीं ऐसा न हो, क्योंकि उनके साथी लेखक या कवि महोदय थे साथ में, तो कवि कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि आप अपने आप को इस बात का दोषी मानने लग जाओ कि मुझे एक बार अपने दुखों को स्मरण करवा के, याद दिलवा कर आपने फिर से मुझे दुखी कर दिया है, क्योंकि मेरी गागर तो रीति है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को दोषी मानो और मेरा रस लेकर अपनी भरने वाले, अपने भरने वाले का अर्थ कि अपने आनंद की पूर्ति करने वाले, अपने सुख की पूर्ति करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेरा दुख पुनः मुझे याद दिलवा दिया। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कि अरे यह तो बहुत बड़ी विडंबना है, और विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य, कि यह जीवन का दुर्भाग्य था। अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अपने मन रूपी, अपने मन को, अपनी आत्मा को कहते हैं कि अरे सरलतम मन, क्या मैं तेरी हंसी उड़ाऊं? इतना निर्लज हो गया हूं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। हो सकता है आदमी कोई भी निरपेक्ष नहीं होता, हर व्यक्ति से अपने जीवन में कोई ना कोई गलतियां होती हैं। तो कभी कहते हैं भूलें अपनी, या तो मैं अपनी भूलें और आपके सामने रखूं, या प्रवंचना औरों की, और मानी दूसरे लोग। प्रवंचना का अर्थ होता है धोखेबाजी या धोखाधड़ी, कि मैं अपनी गलतियां और लोगों के द्वारा दिए गए धोखे या धोखेबाजी के जो पल थे, या धोखेबाजीपूर्ण जो कृत्य थे, कार्य थे, वो मैं आपको दिखलाऊं, आपको बताऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ जो बीता वो ठीक है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि अपनी प्रियतमा को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कहते हैं कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कि जो मेरी अच्छी यादें थी उनको कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वो जो मधुर चांदनी रात या मधुर जीवन का वह मधुर पक्ष जो मैंने अपनी प्रियतमा के साथ बिताया था, वह मैं कैसे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, वो गाथा मैं कैसे तुम्हारे समक्ष रख दूं? नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो निजी अनुभूतियां होती हैं, और निजी अनुभूतियां आपके सामने नहीं रख सकते। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और अपनी प्रियतमा के विषय में बात करते हुए कह रहे हैं कि जब वो खिलखिलाकर मेरे साथ हंसते हुए बातें करती थी, व्यवहार करती थी, वो बातें मेरे जीवन का एक सुखद बिंदु है, और उन बातों को मैं लोगों के सामने, आपके सामने कैसे रख दूं? मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, कि जिसका स्वप्न देखा था मैंने, ऐसा सुख मुझे आज तक मिला ही कहां है, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कि शायद आलिंगन का वैसा तो होता है कि बाहों में भरना, कि मैं अपने जीवन
कि जो गाड़ी है वो शायद और लंबी चलती और दूर तक और देर तक उनका साथ रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वह मुस्कुरा कर या मुस्कुरा इसका अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ होता है मुस्कुराना, कि मुस्कुरा कर वो भाग गई, अर्थात मेरे जीवन से दूर चली जाती है। और दूर चले जाने का तात्पर्य कि वो जीवन से दूर चली जाती है, अर्थात उनका देहांत हो जाता है। तो मैं उस प्रियतमा के विषय में कैसे आप लोगों को सामने अपनी निजी अनुभूतियों को रख दूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि लिखने में दिक्कतें न हो। और दूसरा भाग अभी हम रिकॉर्ड करते हैं। साथियों, दूसरे पद के साथ आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा। इससे पहले हमने जो देखा उसके आगे की बात करते हैं कि जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु आया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा से, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी मेरी व्यथा मौन है, थकी हुई है, सुसुप्त है, सोई पड़ी है, तो क्यों तुम ऐसा करना चाहते हो कि मुझसे अपनी दुख रूपी कथाएं और लिखवाना चाहते हो। कवि कहते हैं अपनी प्रीतमा को स्मरण करते हुए कि जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण का मतलब होता है लाल, और कपोल कहते हैं गाल को, कि उसके गालों की लालिमा इतनी अधिक थी कि उसकी गालों की लालिमा से ही, और उसके जो मदमस्त लालिमा थी, उसी लालिमा से अनुरागिनी प्रेम करने वाली उषा, उषा का अर्थ होता है सुबह, और जो प्रेम करने वाली या रोशनी छिटकाने वाली जो चांद सुबह है वह भी लेती थी, किससे, मेरी प्रियतमा के लाल कपोलों से, रक्तिम कपोलों से, क्या, निज सुहाग मधु आया में, कि वह भी अपनी मांग भरने के लिए जैसे, या वह भी अपना सुख जैसे मेरी प्रियतमा से ही उधार लिया करते थे, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, कि उसकी स्मृति, उसकी माने प्रियतमा की स्मृति पाथे बनी है, पाथे का अर्थ होता है सहारा, कि उसकी स्मृति, उसकी याद है, वही सहारा बनी है थके पथिक की पंथा से, पथिक होता है मुसाफिर, कि मेरे जैसा जीवन में एक थका हुआ मुसाफिर जो है वह उसकी यादों के सहारे ही आगे बढ़ पा रहा है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा कहते हैं गुदड़ी को, कंथा किसे कहते हैं, गुदड़ी को, और गुदड़ी गांव में रहने वाले तो हर बच्चे जानते हैं, और सीवन कहते हैं सिलाई को, कि तुम मेरी जीवन रूपी गुदड़ी जो कि फटी पुरानी सी है, उसकी सीवन, उसकी सिलाई को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, क्योंकि वहां आपको सिवाय दुखों के और कुछ नहीं मिलने वाला है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं ये, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मेरा एक छोटा सा जीवन हुआ है और उस जीवन में बड़ी कथाएं कोई हुई ही नहीं, तो मैं कैसे और बड़ी कथाएं कहूं, क्या ये अच्छा नहीं है, क्या ये मुनासिब नहीं है, क्या ये समुचित नहीं है कि मैं तो चुप रहूं, मैं तो मौन रहूं और मैं औरों की सुनता, और मैं दूसरे लोगों के द्वारा जो आत्मकथाएं लिखी जाती हैं उनकी बातों को सुनूं, देखूं, पढ़ूं और उनसे कुछ प्रेरणा लूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि तुम सुनकर भला क्या करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि मेरे भोले जीवन की आत्मकथा है, जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम है, उसको जानकर क्या करोगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा जीवन है और इस छोटे से जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि मेरे पास नहीं है जिसे मैं आपको बताकर और प्रसन्न हो सकूं, खुश हो सकूं, और आप लोग उस घटना से, ऐसी उस कथा से कोई प्रेरणा ले सकें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भोली आत्मकथा से तुम भला क्या सीख पाओगे, अभी समय भी नहीं, और अभी तो समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि मेरे दुख जो है मैं उनको दबाकर ही रख लेना चाहता हूं, उनको अंदर रखना चाहता हूं, इसलिए
अभी समय नहीं है कि मैं उन्हें फिर से जागृत करूं और जागृत करके मैं स्वयं दुखी हूं और आपको अपनी उस कथा के माध्यम से या तो आप मुझसे दिल से जुड़े हैं तो मैं आपको दुखी करूं, और यदि दिल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा उपहास उड़ाएं, यह मुनासिब नहीं है। समुचित यही है कि मैं अपने इस छोटे से जीवन का अर्थ यहाँ पर उसके दिनों के हिसाब से छोटा नहीं, वहां उपलब्धियों के हिसाब से छोटा, कि मेरे जीवन में ऐसी कोई उपलब्धियां है ही नहीं कि मैं आपके सामने उसे शेयर कर सकूं। तो मैं कैसे अपनी बड़ी जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कि कैसे मैं बड़ी बड़ी बातें हाँक दूं। झूठ मिथ्या परोस नहीं सकते और सच मेरे पास है नहीं। यह ज्यादा उचित है, ज्यादा समुचित है कि मैं तो चुप रहूं और आप और लोगों की सुनते चलो। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि तुम मेरी इस भोले भाले जीवन की, इस छोटे से जीवन की जो दुखपूर्ण कथाएं हैं उनको सुनकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, कि अभी तो समय भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो चीजें दबी रहें ताकि मैं फिर से दुखी न हूं, मेरा दुख ऊपर न आए। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि मेरी मौन दुख व्यथा कहते हैं दुख को, कि मेरी दुखपूर्ण स्थिति जो है वो मौन है, चुप है, मैं उसे भूल चुका हूं एक बार के लिए, और आप पुनः उसे क्यों याद दिलाना चाहते हो। तो इस प्रकार से ये है आत्मकथ्य नामक कविता यहाँ पूरी होती है। और अब आप इसकी जो व्याख्या है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें, ताकि आप अपने गुरुजन या मैडम को और चेक करवा सकें, उनसे समझ सकें। यह समुचित नहीं है, पूर्ण नहीं है। आपके गुरुजनों के द्वारा बताई जाने वाली जो बातें हैं वो आप इसमें ऐड करते चलें, और इसकी व्याख्या के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अभी अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।